नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम भारतीय कृषि की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं, अपने उत्पाद को बेचने के कुछ नए तरीके और किसान बिल पर बात करेंगे। इनके साथ ही कुछ अन्य से कृषि संबंधित बातें जो आपको पता होनी चाहिए। किसानों को अपनी उपज का सही या लाभकारी मूल्य न मिलना सिर्फ आज की ही समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद से इस दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था एपीएमसी का आना। एपीएमसी यानी मंडी कानून, इसे मंडी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून सन 1970 के दशक में पारित किया गया था। इसी कानून के अंतर्गत देश भर की सारी मंडियों का निर्माण हुआ है। इसी कानून में सन 2003 में मॉडल एक्ट के द्वारा कुछ जरूरी सुधार किए गए हैं। एपीएमसी के आने से पहले किसानों को ठगी का सामना करना पड़ता था। उनको जमींदारों को अपना अनाज मजबूरी में औने पौने भाव में बेचना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर वे अपना अनाज बेच पाएं। एपीएमसी राज्य सरकार के अंडर में है और पूरी तरीके से राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। एपीएमसी के आने के बाद बाजारों में व्यवस्था और बिचौलियों के हाथों में किसानों का शोषण रोकने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। एपीएमसी के द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिला है, उत्पाद बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। वहां पर सारे किसान और व्यापारी एकत्रित होते हैं और उत्पाद का क्रय विक्रय करते हैं, और किसानों को और खरीदारों को एक छत में लाने का काम एपीएमसी ने किया है। किसान कहीं न कहीं एपीएमसी की सुविधाओं से संतुष्ट था। शायद इसीलिए वे नए कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें एपीएमसी को हटाने की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, यानी इनाम की। भारत में एग्रीकल्चर उत्पादों की मार्केटिंग का एक नया फॉर्मूला है इनाम, जिसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके पहले किसान भाई एक मंडी तक ही सीमित थे, लेकिन यह एक ऐसा डिजिटल बाजार है जहां पर किसान अपनी फसल को देश भर की किसी भी रजिस्टर्ड एपीएमसी पर बेच सकते हैं। इस पोर्टल पर लगभग 1000 मंडियां, 1.69 करोड़ किसान और 1.55 लाख व्यापारी जुड़ चुके हैं, जिससे किसान को बेचने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज या अपना उत्पाद देश भर की किसी भी मंडी पर बेच सकता है, जहां पर उसके उत्पाद का दाम उसे ज़्यादा और अधिक मिल रहा हो। इनाम में कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि इनाम पर भाव कैसे तय होगा। तो जो भी किसान भाई इनाम का यूज़ कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने उत्पाद की लेबोरेटरी में जांच करवानी होगी और उस जांच का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको आपके उत्पाद का दाम फिक्स करना होगा, या उस बेसिस पे आपके उत्पाद का दाम फिक्स होगा। लेकिन हमारे देश में यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन लेबोरेटरीज में उत्पाद की टेस्टिंग होती है या उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, उन लेबोरेटरीज का बहुत हद तक अभाव है। इसके अलावा इनाम की एक और दिक्कत है कि लोगों को इनाम के बारे में पता नहीं है। इनाम के ज्ञान के बारे में लोगों में अभाव है। आप इनाम के बारे में समझने के लिए या इनाम से जुड़ने के लिए आप इस छोटी सी क्लिप को ज़रूर देखें। इनाम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप inam.government.in की वेबसाइट पर जाएं।
वहाँ पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। उस पेज में सबसे पहले आप प्राइस डिटेल्स पे जाएं। आप जैसे ही प्राइस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस पे आप अपना स्टेट या जहाँ भी आपको अपनी फसल की प्राइस देखना हो वो वाला स्टेट, जैसे हम यहाँ हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं, APMC यानी हिमाचल प्रदेश की कोई सी मंडी, जैसे हमने बैंड्रोल ले ली। उसके बाद कमोडिटी, जो फसल या जिस फसल का आपको भाव देखना हो वो आप देख लें, जैसे हमें कलीफ्लावर का देखना है। उसके बाद जिस डेट का आपको भाव देखना हो वो डेट यहाँ पे लिखे और रिफ्रेश कर दें। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके नीचे भाव आ जाएगा कि कलीफ्लावर का क्या भाव है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपको इनाम पर जुड़ने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे। आप सेलर हैं, आप बेचना चाहते हैं, यदि किसान है तो आप सेलर पे क्लिक करें। खरीदना चाहते हैं तो बायर पे, या कोई कमीशन एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं सेलर पे, मैं किसान हूँ, मैं सेलर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी, आप अकेले सिंगल फार्मर है या आपका कोई ग्रुप है या आप कोऑपरेटिव है या कोई ट्रेडर हैं, जो भी है उस हिसाब से आप अपना चयन करें। जैसे इंडिविजुअल फार्मर पे मैं करता हूँ। रजिस्ट्रेशन लेवल APMC पे क्लिक करें। उसके बाद आप अपना स्टेट देके, आप जिस भी स्टेट के हैं, जैसे हम हरियाणा के हैं, आप किसी भी प्रकार का APMC चूज़ कर सकते हैं। आपको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर चूज़ करना है, आपका अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, आपकी बर्थ डेट लिखना है, आपके एरिया का पिन कोड लिखना है, आपका स्टेट, आपका ज़िला, आपकी तहसील लिखना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो ID लगानी है। फ़ोटो ID में आप आधार, पेन, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो ID लगा रहे हैं उसका ID नंबर लिखना पड़ेगा। यदि आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार नंबर लिखिए, अपना मोबाइल नंबर, एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा कि यदि इस मोबाइल पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दीजिए। अपनी ईमेल ID, यदि आपकी कोई कंपनी है तो लाइसेंस नंबर, कंपनी का नाम और कंपनी का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको आपकी बैंक डिटेल देना पड़ेगी, बैंक नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद IFSC कोड। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो पासबुक है वो यहाँ पे अपलोड होगी। आपकी फ़ोटो या ID प्रूफ जो है वो यहाँ पे, फ़ोटो और ID प्रूफ दोनों यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट में, तो ये गेट ईमेल और गेट SMS आपको दोनों पर क्लिक करना है ताकि आपको कुछ भी, जो भी नोटिफिकेशन हो इससे रिलेटेड, वो आपके ईमेल पर भी मैसेज आएगा और SMS के थ्रू भी मैसेज आएगा। इसके बाद आप अपना सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लॉगिन हियर। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मेल पर और आपको मैसेज द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो आप वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये डालेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इस पोर्टल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऐप। आप इस मोबाइल ऐप पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, हाउ टू डाउनलोड, फार्मर्स मॉड्यूल, ट्रेड मॉड्यूल, अदर स्टेक होल्डर्स, यूज़र मैनुअल या मोबाइल ऐप। आप यूज़र मैनुअल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि इस पूरे ऐप का कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आप बेच सकते हैं, किस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको इस PDF फॉर्म के थ्रू मिल जाएगी। आप सारी रेट लिस्ट आप क्या क्या इस ऐप में देख सकते हो सब आपको इस PDF के माध्यम से मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें कुछ वीडियोस अपलोडेड है जो ऑफिशियली वीडियो है। तो उन ऑफिशियल वीडियोस के द्वारा आप इस वेबसाइट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इस वेबसाइट के कार्य को अच्छे से समझ सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप ले सकते हैं।
अभी आपने एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखा कि आप इनाम पोर्टल से कैसे जुड़ सकते हैं। अब इनाम पोर्टल के फ़ायदे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक से अधिक विकल्प मिल जाते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपना उत्पाद पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है जहां उसके उत्पाद को उचित दाम या अधिक दाम मिले। अब हम बात करेंगे साल 2020-21 के सबसे चर्चित फार्म बिल्स की। क्यों सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा कोरोना के टाइम में, कोरोना क्राइसिस के समय में, क्यों उसे बिल का स्वरूप दिया गया जल्दी, और क्यों किसान 26 नवंबर से लगातार फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं। वो आज भी दिल्ली में बैठे हैं, वे 26 नवंबर से लगातार इस फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इन फार्म बिल्स में जिनके कारण किसान उनका इस कोरोना महामारी के बाद भी बैठे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 3 फार्म बिल्स को पास किया है, जिनमें पहला फार्म बिल था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसको सीधी भाषा में हम एपीएमसी एक्ट कहते हैं। यह वह कानून जिसके अंतर्गत एपीएमसी यानी मंडियां ख़त्म हो जाएगी। अब मंडियां ख़त्म हो जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए, इस कानून के अंतर्गत सरकार ने ये बताया है कि आप अपने उत्पाद को यानी किसान अपने उत्पाद को मंडी के अलावा या मंडी के अलावा कहीं भी पूरे देश में बेच सकता है। सरकार का सीधा सम्मत था कि किसान के लिए यह पूरा देश मंडी है, वह पूरे देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। फिर इसका किसान क्यों विरोध करेंगे? तो किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कानून के अंतर्गत एक नई चीज़ चालू हो गई है जो है प्राइवेट मंडी। इस कानून के अंतर्गत प्राइवेट मंडियों को परमिशन मिल गई है और सरकार ने सोने पे सुहागा काम ये कर दिया है कि प्राइवेट मंडियों से सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। आपको ये पता होगा कि जो सरकारी मंडियाँ रहती है, जो एपीएमसी या सरकारी मंडियाँ रहती है, उन पर व्यापारियों को कुछ 6 से 8% तक का टैक्स देना होता है। लेकिन जो प्राइवेट मंडीज हैं उन पर सरकार व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लेगी। यह सरकार का कहना है इस कानून के अंतर्गत। जब सरकार प्राइवेट मंडियों में व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लेगी तो व्यापारी भी प्राइवेट मंडी में जाएंगे, वो सरकारी मंडी में क्यों खरीदेंगे टैक्स देके। तो इससे ये होगा कि जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी खरीदार हैं, वो सब प्राइवेट मंडी में जाएंगे और वहीं किसानों का उत्पाद खरीदेंगे। क्योंकि जब व्यापारी ही प्राइवेट मंडी में मिलेंगे तो किसान की तो मजबूरी है कि उन्हें प्राइवेट मंडी में जाना पड़ेगा। अब ये भी ठीक है कि प्राइवेट मंडी में जा रहे हैं, इससे क्या होगा, धीरे धीरे एपीएमसी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सभी प्राइवेट मंडी में जाने लगेंगे तो एपीएमसी का कौन क्या करेगा। अब ठीक है, एपीएमसी समाप्त हो जाएगा, उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एपीएमसी सरकारी मंडी है, वहाँ पे सरकारी नियम चलते हैं। कहीं ना कहीं एमएसपी पूरा तो नहीं मिलता लेकिन कुछ हद तक मिलता है। लेकिन किसी दिन एपीएमसी मंडी ख़त्म हो गई और प्राइवेट मंडियाँ ही बची तो प्राइवेट मंडी में एमएसपी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जो व्यापारियों को लगेगा उस हिसाब से वे किसानों से माल खरीदेंगे, जो भाव उनको लगेगा उस भाव में उत्पाद लेंगे। अब ये किसानों की मजबूरी बन जाएगी कि उनको उस भाव में देना पड़ेगा। सबसे बड़ा घाटा ये है इस कानून का। एपीएमसी यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसीलिए किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप एपीएमसी ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमको लिख के दे दो कि जहाँ पर भी हम हमारा माल बेचेंगे, हम हमारा उत्पाद बेचेंगे, वहाँ पर एमएसपी लागू होना चाहिए या हमारा माल एमएसपी से कम में खरीदना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कल एपीएमसी बंद हो गई और प्राइवेट मंडियों ने उनके भाव गिरा दिए, उनको भाव देना ही बंद कर दिया, तो यहाँ तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सारे किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद
जो दूसरा बिल था सरकार का वह था द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन एक्ट, संशोधन कानून। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में आया था, इसका अभी 2020 में संशोधन हुआ है। जो सन 1955 में आया था उसके अनुसार किसी भी आवश्यक वस्तु का आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु में अनाज है, प्याज, आलू, कृषि उत्पाद है, तो आवश्यक वस्तु का आप भंडारण नहीं कर सकते। आप भंडारण कर सकते हैं पर एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है 2020 में, इसके अनुसार आपकी जहाँ तक मर्जी हो वहाँ तक आप इन आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं। अब इससे क्या नुकसान है? इससे यह नुकसान है कि यदि आज बाज़ार में प्याज 1 रुपये किलो है तो कोई व्यापारी क्या करेगा कि 1 रुपये किलो का सारा प्याज अपना स्टॉक कर लेगा या भंडारण उसका कर लेगा। अब भंडारण करने के बाद प्याज की मार्केट में कमी हो जाएगी तो अपने आप भाव बढ़ेगा। जब भाव बढ़ेगा, ये भाव बढ़ाते हैं, डिमांड पैदा करते हैं और भाव बढ़ाते हैं। तो जैसे ही भाव बढ़ेगा तो ये उस बढ़ते हुए भाव में उस स्टोरेज किए हुए उत्पाद को धीरे धीरे निकालेंगे। तो जो चीज़ 1 रुपये किलो की थी वो कहीं ना कहीं 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बढ़ती डिमांड के कारण हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं कृषि उत्पादों में महंगाई बढ़ेगी। इससे ना तो किसान का फ़ायदा होगा ना ही उपभोक्ता का फ़ायदा होगा। किसान बेचारा 1 रुपये किलो में बेच के चला गया और जो उपभोक्ता है वो 15 रुपये किलो में खरीद रहा है। नुकसान दोनों का है, लेकिन बीच में मज़े ले रहा है व्यापारी। जो स्टोर कर रहा है वो मज़े ले रहा है। तो अब हम बात करेंगे किसानों के तीसरे एवं अंतिम बिल की, जो था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट। इस बिल के अनुसार सरकार ने किसान भाइयों को किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने की छूट दी है। अब अगर किसान भाई किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई अनबन होती है। अनबन की स्थिति में सरकार का कहना यह है कि अगर किसी भी प्रकार की अनबन होती है तो इस अनबन को सुलझाने का काम करेंगे एसडीएम साहब। अब ये सीधी सी बात है कि एसडीएम साहब कंपनी की सुनेंगे जो इतनी बड़ी है, इतना पावर है, या एक छोटे किसान की सुनेंगे। दूसरी बात, अगर कोई केस चलता है या वकीलों के द्वारा इस अनबन का छुटकारा मिलता है, इस अनबन का सॉल्यूशन होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास वकील हैं, बड़े वकील हैं, वे आसानी से केस जीत सकते हैं और छोटे मोटे किसान को कहीं ना कहीं घाटे का सौदा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब बात ये भी आती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उस समय कंपनी ये डिमांड करती है कि हमें इस पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए या इस गुणवत्ता का हमें उत्पाद चाहिए। अगर किसी कारणवश किसान भाई उस गुणवत्ता का उत्पाद कंपनी को नहीं देता है तो कंपनी तो माल लेने से मुकर जाएगी, कंपनी बाद में उत्पाद नहीं लेगी। इस वजह से जहां किसान भाई को कंपनी ने वादा किया था या जो उनका एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम 20 रुपये किलो में आपका फलाना उत्पाद लेंगे, तो वो जब कंपनी मुकर जाएगी या कंपनी क्वालिटी को देखकर मुकर गई तो किसान भाई को वही उत्पाद 2 रुपये 3 रुपये किलो मार्केट में बेचना पड़ेगा और घाटे का सौदा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों बिलों में कुछ न कुछ खामियां हैं जो संशोधन से सुधारी भी जा सकती है। इसीलिए हमारे किसान भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि या तो इन 3 बिलों को वापस लो या संशोधन करो। उनकी तो सीधी सी मांग है कि वापस ही लो, क्योंकि इन 3 बिलों से कहीं ना कहीं किसान को आगे बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन जब इन 3 बिलों से किसानों को इतना नुकसान है उसके बाद भी सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्यों वो इन 3 बिलों को उन्होंने अध्यादेश से पास किया कोरोना क्राइसिस के दौरान? क्या इतनी ज़रूरत थी? इन सभी बातों से हमारे मन में
ये सवाल उठता है कि क्या सरकार किसानों का भला सच में नहीं चाहती? अब जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। उससे पहले हमें समझना होगा 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। भारत को इकोनॉमी के बेसिस पे 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है कच्चा माल, और ज़्यादातर कच्चा माल हमें कृषि से ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि और कृषि से संबंधित लोग प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो प्राइमरी सेक्टर के कच्चे माल का उपयोग करके उन्हें नया रूप देती है। वो सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती है सेकेंडरी सेक्टर में। और तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में वे सभी लोग आते हैं जो देश में किसी न किसी रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वो कोई पुलिसमैन हो, कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो। अब बात करते हैं सरकार की। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है या जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर से। उसके बाद जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है सेकेंडरी सेक्टर से, और जो सबसे कम फ़ायदा मिलता है या सबसे कम पैसा मिलता है वो मिलता है प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन जो सबसे अधिक लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं प्राइमरी सेक्टर से, उससे कम जुड़े हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर से, और उससे कम जुड़े हुए हैं टर्शियरी सेक्टर से। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, तो सरकार ये सोचती है कि प्राइमरी सेक्टर के लोगों को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लाया जाए। अब सरकार अगर प्राइमरी सेक्टर को इतना सशक्त बना देगी या इतना समृद्ध बना देगी, तो क्यों प्राइमरी सेक्टर या किसान के लड़के सेकेंडरी सेक्टर कोई कंपनियां या फिर पढ़ लिख के कोई सर्विसेज में जाएगा? यदि उनको घर बैठे ही आराम से जीवन जी सकते हैं, वो सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, तो क्यों वे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे? और सरकार ये चाहती है कि प्राइमरी सेक्टर के जो किसान हैं, किसान के बेटे हैं, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाए, जिससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। शायद यही कारण है कि एपीएमसी से इनाम से नए बिल बदल रहे हैं, पर किसानों की स्थिति आज भी वही है। किसान अपने आप को वही खड़ा पा रहा है जहां वह आज से 50 वर्ष पहले था। आज़ादी के बाद निरंतर हर क्षेत्र में आय बढ़ती गई, किंतु किसानों की आज भी आय वही है। आज़ादी के बाद जहां सरकारी मुलाजिमों की आय में 100 से 150 गुना तक की वृद्धि हुई है, वहीं किसानों की आय में सिर्फ 19 गुना वृद्धि हुई है। आज भी किसानों की प्रति वर्ष आय 8,000 रुपये से भी कम है। तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।